Hi all, myself CA Nirmesh Sharma and welcome to our YouTube channel Enlightening CA. Today's topic of discussion is the amendment in dividend, that is abolishment of dividend distribution tax, commonly known as DDT, and the second is taxation of dividend after the amendments. So मुझे लग रहा है बहुतों को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें क्या है। अनडाउटेडली बहुत सिंपल टॉपिक है, अनडाउटेडली, बट मेरा फोकस इस वीडियो में ज़्यादा ये रहेगा इसलिए कि अमेंडमेंट्स को ना समझाओ। अमेंडमेंट्स आर टू इजी टू अंडरस्टैंड इट इन अ रीडिंग ओनली, ठीक है ना। तो लेट अस नाउ फोकस टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग कि ये अमेंडमेंट आई तो आई क्यों, और सेकेंडली ये कि अब आगे जो भी चेंज आया उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगेन रिपीटिंग, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT अबॉलिश हुआ है, ये हुआ क्यों है। इतने सालों से चलती हुई एक चीज़ ऐसे अबॉलिश कर दी तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड दिस रीज़न एंड सेकेंडली वी विल अंडरस्टैंड दैट अब क्या टैक्सेशन होगी इस डिविडेंड की। पहले तो DDT की फॉर्म में हो रहा था, अब क्या होगा इसका, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और चीज़, जस्ट एक बार मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं वीडियो का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। फर्स्टली विल डिस्कस द बैकग्राउंड, दैट इज द ओल्ड DDT क्या था, DDT होता क्या था, ठीक है ना। देन विल डिस्कस द इश्यूज जो DDT के अंदर इश्यूज थे, ठीक है। देन विल डिस्कस जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं अब। उसके बाद विल डिस्कस द इश्यूज इन द करंट लॉ, दैट इज द इश्यूज इन द अमेंडेड लॉ। मान रहा हूँ अभी अमेंड हुआ है, बिल्कुल नया नया ताज़ा आपके लिए आया है ये लॉ, बट इसके अंदर भी कुछ इश्यूज अभी भी बचे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला लॉ जो अब अमेंड हो गया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बैकग्राउंड ऑफ DDT क्या होता था। सो व्हेन एन इंडियन कंपनी डिक्लेयर्स और पेज डिविडेंड, देन दैट कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स at the rate of 20.56. Such tax was known as dividend distribution tax, or we can say it as DDT, ठीक है। जो वो टैक्स हमने रिसीव किसने करा, शेयर होल्डर ने। सो द टैक्स रिसीव बाय द शेयर होल्डर इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। दोबारा से उसके ऊपर कोई और टैक्स नहीं लगेगा, कंपनी ने पे कर दिया ना DDT, अब शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट कर दो। दिस वॉज द वे जो पहले लॉ चल रहा था, ठीक है। सिंपल था, बहुत सिंपल था। क्या था, कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है तो कंपनी ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, और जो पैसा आया शेयर होल्डर के पास वो फिर बाद में एग्जेम्प्ट, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। पर पॉइंट ये है कि अगर ये इतना ही सिंपल था तो फिर इसके अंदर अमेंडमेंट्स क्यों आई, क्यों इसको अबॉलिश ही क्यों कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इस बात को। एग्जाम्पल ये है कि लेट्स से देयर इज़ अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल से जॉन, ठीक है। जॉन एक बंदा है जो कि नॉन रेजिडेंट इन इंडिया एंड से ही इज़ अ रेजिडेंट इन से जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में वो रेजिडेंट है। तो एंड दैट पर्सन, दैट जॉन इज हैविंग इन्वेस्टमेंट इन ऑफ शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी से ABC लिमिटेड, ठीक है। मान लेते हैं अभी केस के लिए और सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि 100% शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड आर बीन हेल्ड बाय जॉन हु इज अ रेजिडेंट ऑफ जर्मनी एंड इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो सिंस द इनकम ऑफ डिविडेंड इज जनरेटेड इन इंडिया एंड द रेजिडेंट इज इन जर्मनी, तो द ट्रीटी दैट विल कम इन टू प्लेस इंडिया जर्मन टैक्स ट्रीटी। आई होप सबको बिल्कुल बेसिक नॉलेज है टैक्स ट्रीटीज की, और अगर नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन कवर इट इन माय नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। अभी वापस आ जाते हैं केस पे। इंडिया जर्मन टैक्स ट्रीटी लग गई, जॉन रेजिडेंट है जर्मनी का, डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से। सो इंडिया जर्मन ट्रीटी कहती है दैट द डिविडेंड इनकम वुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। अब जॉन ने इसको इवेल्युएट करा, इस केस को। जॉन ने सोचा कि कंपनी ABC लिमिटेड ने के पास 100 रुपये का प्रॉफिट है, मान लेते हैं 100 रुपये का प्रॉफिट है जो कि उन्होंने बांटना है जॉन को। सो बिफोर पेइंग द डिविडेंड दे नीड टू पे DDT ऑन इट 20.56%। अभी सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं, 100 रुपये का डिविडेंड था, प्रॉफिट्स था जो देने थे, तो 20 रुपये का इन्होंने DDT पे कर दिया, 80 रुपये चलेगा जॉन की जेब में, ठीक है जी। जॉन ने सोचा अगर ये DDT ना होता तो क्या होता मेरे साथ, तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% दे रहा था,
जो मैंने ट्रीटी में अभी डिस्कस करा, 10% इंडिया जर्मन ट्रीटी, 10% लगता बस मेरे ऊपर टैक्स, तो मेरी जेब में कितना आता 90, अभी कितना आया 80। तो जॉन वॉज वेरी अनहैप्पी। जॉन थॉट कि भाई ये तो मेरे साथ नुकसान हो गया, माना मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट कर रखा है आपने वो डिविडेंड, पर जिस कंपनी से आपने लिया उसके पास भी तो मेरे ही पैसे रखे थे, वो प्रॉफिट्स थे तो मेरे ही, आपने उनसे ले लिया मेरे से ना लेके और 20% लिया, लगना था मुझे 10%, फिर तो गड़बड़ है। आई एम वेरी अनहैप्पी। उसने उसके साथ साथ और सारे नॉन रेजिडेंट्स भी जुड़ गए कि भाई हमें भी ट्रीटी का बेनिफिट चाहिए, हमें भी 10% के आसपास ही लगेगा, आप तो 20% लगा रहे हो, तो ये तो गलत है। इस इशू को कंसिडर करते हुए फाइनेंस एक्ट 2020 ने सोचा टू अबॉलिश दिस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाज अबॉलिश्ड एंड द टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, दैट इज शेयर होल्डर, वाज बॉट इनटू प्लेस, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, अब आ जाते हैं अमेंडेड लॉ पे। अमेंड हो गया, डीडीटी हट गया, टैक्सेशन इज इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। नाउ द केस इज टैक्सेशन कैसे होगी इनकी। टैक्सेशन इज इन केस ऑफ अ रेजिडेंट, इन केस ऑफ अ रेजिडेंट क्या चल रहा है कि द रेट्स एप्लीकेबल एज पर द डोमेस्टिक लॉज, लाइक इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल स्लैब रेट्स लग जाएंगे नॉर्मल 5%, 20%, 30%, जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट्स हैं उस इंडिविजुअल के। इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी सीधा फ्लैट 30%, एंड लाइकवाइज इन केस ऑफ अदर एसएससीज, ठीक है ना, सिंपल केस है। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट उन्होंने बोला 20% लगा देंगे हम, 20% प्लस सेशन सरचार्ज, ठीक है। सेस सरचार्ज अपने आप से जोड़ लेना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो 20% इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। अब क्या केस हुआ, ट्रीटी में बोल रहा था 10%, यहाँ पे लगा 20%, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल अप्लाइज टू द एसएससी। इस केस में क्या हुआ, 10% इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी, तो द एसएससी वुड बी पेइंग 10% एज पर इंडिया जर्मन ट्रीटी, ठीक है। एक यहीं पे एक और बात बता देता हूँ, लाइक इंडिया जर्मन ट्रीटी 10% इज द मोस्ट कॉमन रेट फॉर डिविडेंड। मैक्सिमम से मैक्सिमम यही रहता है 10%, 20% से तो नीचे ही पाएगा हर किसी का। आपको इंडिया ने जिसके साथ ट्रीटी साइन कर रखे है ना, आई गेस 90 और से 99% ऑफ द केसेस में आपको 20% से नीचे ही मिलेगा टैक्स रेट फॉर डिविडेंड, ठीक है। किसी किसी कंट्री के साथ तो यार 5% भी है, नीदरलैंड हो गई, स्लोवेनिया हो गई, उनके साथ तो 5% भी है। ये जापान, जर्मनी, इन सब के साथ 10%, और मोटा मोटी सभी का 10% से 15% तक रहेगा, 20% तो किसी का नहीं है। तो इन एनी सिचुएशन नॉर्मली जो एसएससी ऑप्ट करेगा दैट इज द ट्रीटी रेट, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब जैसे ये हटा उनको 10% देना पड़ा, जिनमें कितना है 90। नाउ द नॉन रेजिडेंट्स आर सेटिस्फाइड कि भाई हाँ अब बढ़िया है, हमारे जेब में पहले आने चाहिए थे 90, अब आ रहे हैं 90, वी आर हैप्पी, ठीक है। द नॉन रेजिडेंट्स आर हैप्पी, अपना वो मेक इन इंडिया इन्वेस्टमेंट, ब्रिंग इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, चलाओ इंडिया, वो सब हमारा सक्सेसफुली डन हो गया इस फाइनेंस एक्ट 2020 में। इशू क्या है, अब इसमें इशू ये है कि हमने बोला नॉर्मल टैक्स रेट्स जो भी लग रहे हैं इंडिविजुअल के, वो लगेंगे डिविडेंड इनकम पे। पहले क्या लग रहा था 20.56 डीडीटी, राइट। अब इस केस में क्या हुआ, लेट्स से अंबानी साहब है, मुकेश अंबानी साहब है, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ, हाई नेटवर्थ बंदे हैं, अच्छी खासी इनकम है उनकी, स्लैब रेट बोलने की ज़रूरत नहीं है, 30% है उनका, ठीक है। डिविडेंड इनकम आई, कितने पे टैक्स हुई 30% का, सरचार्ज और सेस मिला लो तो 42.74%, अप्रॉक्सीमेटली 43%। पहले कितना लग रहा था 20.56%। किसको नुकसान हुआ, रेजिडेंट की तो लग गई, ठीक है ना। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी को रिसीव हुआ तो 30%, पहले क्या लग रहा था 20.56। फिर से जो भी रेजिडेंट हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, एलएलपी है, जो भी है, 20.56 से तो नॉर्मली आपको ऊपर ही मिल जाएगा उसका टैक्स रेट से। मतलब इन शॉर्ट नॉन रेजिडेंट को बचाते बचाते रेजिडेंट की तो लग गई, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं। इशू डिस्कस करा है, सॉल्यूशन तो ज़रूर डिस्कस करूँगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा बीच में आपको। तो सॉल्यूशन ये है कि अब नॉर्मली जो प्रमोटर बेस्ड कंपनीज है ना, प्रमोटर बेस्ड कंपनीज जो कि इंडिया में है, जिनकी प्रमोटर्स इंडिया में है, जैसे कि अभी मुकेश साहब है, अंबानी साहब है, वो इंडिया के रेजिडेंट है, ठीक है। रिलायंस कंपनी इंडिया की है, ठीक है ना। अब नॉर्मली क्या होगा, मुकेश साहब कहेंगे कि भाई मुझे डिविडेंड देना ही नहीं है, मैं डिविडेंड दूंगा 43% मेरे से टैक्सेशन लग जाएगी, मेरे को डिविडेंड नहीं बांटना। मैं क्या करूँगा, मैं वापस से प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करता रहूँगा अपनी कंपनी के अंदर और कंपनी की वैल्यू बढ़ाऊंगा,
कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, मेरे शेयर की प्राइस बढ़ेगी, मेरे शेयर की प्राइस बढ़ेगी, मेरा शेयर होल्डर इससे सेटिस्फाइड, वो भी खुश, मैं भी खुश, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी शेयर होल्डर को पैसे चाहिए, बेच के निकल जाए, उसका इजी वे आउट है ही। मार्केट में लिक्विड सिक्योरिटीज हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो मैं तो इस तरह से करूँगा, मैं नहीं बांटूंगा डिविडेंड। सो नॉर्मली अब आप मार्केट में ये ट्रेंड देखोगे, द कंपनीज दैट हुज प्रमोटर्स आर इंडियंस, रेजिडेंट इंडियंस, उनकी कंपनियां इतने ईजिली डिविडेंड नहीं देने वाली इस बार आपको। दे विल ट्राई एंड होल्ड बैक दैट डिविडेंड एंड ट्राई टू गिव एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स, सो दैट यू विल गेन इन द अदर वे आउट एंड नॉट थ्रू डिविडेंड्स। ठीक है, आप भी अभी मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ आप 30% वाले स्लैब में ही हो, और नहीं हो तो आने वाले हो गए यार, तो आप लोगों के लिए भी फायदा ही है। ये मत सोचना कि डिविडेंड नहीं आएगा, अब से मेरी इनकम क्या क्या हुआ, पैसे आपको उतने ही मिल जाएंगे अदर वे आउट से। ठीक है, क्या होगा, जो भी कॉस्ट प्राइस थी उससे सेलिंग प्राइस जो कि अब ज़्यादा पाएगी, वापस से री इन्वेस्ट हो रहा है, उसकी ग्रोथ चल रही है, अब तो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाएगी, री इन्वेस्ट करती जा रही है अपने फंड्स को, तो सेलिंग प्राइस उसका जो मार्केट वैल्यू होगी उस शेयर की वो हायर होगी। कैपिटल गेन्स डराइव होंगे, कैपिटल गेन पे टैक्स दे देना, वापस से टैक्स दे दो। अरे हाँ जी, वापस से टैक्स दे दो। वापस से टैक्स देने में क्या है यार, अब आप कहोगे यार ये तो वापस से आप वो उसी पे ले आए, टैक्स तो मुझे अब भी देना पड़ा। तो भाई एक बात और समझ लेते हैं, यहीं पे टैक्स देना पड़ा, एग्रीड, उसको ट्राई करके हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करो और उसके बाद ही सेल करो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कितना है टैक्स रेट, 10 से 20% तक का सारा जाता है। कहाँ 43% दे रहे थे, कहाँ मैं 20% पे ले आया, तो हो गया ना फायदा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मत फॉल करने देना अपने आप को, वरना वापस से 43% तक देना पड़ जाएगा, नहीं तो इसमें 10 से 20% तक में निपट जाओगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनने दो इसको, ठीक है ना। यही एक सॉल्यूशन है। पर हाँ, इसका जो ट्रेंड है मार्केट में, इवेल्युएट बिफोर परचेजिंग द शेयर्स। इफ योर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न डिविडेंड, ट्राई नॉट टू इन्वेस्ट इन द कंपनीज हुज प्रमोटर्स आर इंडियंस, ट्राई एंड इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज हुज प्रमोटर्स आर नॉन रेजिडेंट्स, क्योंकि वो तो पक्का उनके लिए तो इजी कैश रिपैट्रिएशन ऑप्शन खुल चुका है। डिविडेंड दो, 10% से कैश बाहर, तो वो तो चाहेंगे डिविडेंड निकालते जाओ, कैश बाहर निकालते जाओ, तो उनकी कंपनी में डाल दो, फिर भी हो सकता है डिविडेंड मिल जाए। इंडियन कंपनीज के साथ तो डिविडेंड नहीं मिलने वाला अब आपको, ठीक है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली ट्रेंड है, मार्केट को तो कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता, बट आई एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि डिविडेंड इतनी ईजिली, अब जैसे रिलायंस का ट्रेंड रहा है, रिलायंस ऑलवेज इज वेरी रेगुलर इन पेइंग इट्स डिविडेंड, बट इस बार आप देख लेना, आई डोंट थिंक कि वो इस बार भी इतने रेगुलर रहेंगे अब आगे आने वाले टाइम पर, ठीक है ना। बाकी इश्यूज तो और भी हैं इसके साथ बहुत सारे, क्रेडिट एंटाइटलमेंट सेक्शन 80 आया है किसके साथ की अमेंडमेंट का, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट आई गेस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।